नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। भैया जी कैद में आपका स्वागत है। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले वो मुस्कुराहट की जरूरत और उससे भी ज्यादा जरूरत कि आप घर पे रहें, स्टे एट होम। और काम करने के लिए, बातचीत करने के लिए, सही सटीक जानकारी देने के लिए हम हाजिर हैं आपके पास। तमाम सारे लोग, जिसमें चीन तक से लोग, आज शंघाई से भी मैं लोगों को जोड़ूंगा और बात कराऊंगा कि आखिर वो लड़ाई कैसे लड़ी गई और कैसे लड़नी है। लेकिन उससे पहले ज्यादा जरूरत है कि हम आपको दिखाएं वो 8 तस्वीरें जिन्होंने लॉकडाउन का मतलब क्या समझा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस देश में, इस मुल्क में सारी चीजें सबको सही समय पे सही चीजें समझ में आती, लेकिन जब ज्यादा जरूरत हो तो कैसे समझी लोगों ने, पहले वो, फिर चलूंगा स्वास्थ्य मंत्रालय भी जहां पे हमारे सहयोगी मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे पहले वो 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुंबई, चंडीगढ़, रांची, पटना, मुंगेर, गाजीपुर, अल्मोड़ा, मुजफ्फरपुर। ये लॉकडाउन का मतलब इन्होंने लगाया। और ये तस्वीरें थी सुबह की, यानी रांची में लोग बस बैठकर जा रहे थे, लॉकडाउन था। अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में, मुजफ्फरपुर में, मुंबई में। और इससे क्या हुआ, होता क्या है एक्चुअली में, मैं बताऊं आपसे। पहले दूसरे हफ्ते में इटली में 100 केसेस थे। ये क्या हो गए, जब तीसरे चरण में ये आया वायरस, तो ये 40,000 केस हो चुके थे। 100 से 40,000। खतरा कितना बड़ा है, जिसको कि अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भी बता रहे थे दिल्ली के, कि हम मजबूर होंगे लॉकडाउन के लिए, सख्ती बरतेंगे। और धीरे से वो जो नहीं कहा, अगर नहीं हुई स्थिति तो कर्फ्यू लगाएंगे, जो कि पंजाब ने किया और उनको करना पड़ा। और भी प्रदेश हैं जिन्होंने कर्फ्यू किया। हम आपको यही मतलब बता रहे हैं कि ये जो 8 तस्वीरें हैं, ये कह रही हैं कि आप घर पे रहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सबने नहीं किया। 4 तस्वीरें और हैं मेरे पास। वो 4 तस्वीरें ऐसी हैं जिन्होंने मतलब समझा, और वो क्या था वो आपको हम बता देते हैं। ये 4 तस्वीरें हैं। जी हां, महानायक अमिताभ बच्चन के बालकनी में आए वो अपनी, और उन्होंने बताया कि भाई देखिए, क्लैप करना था उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो पे। जी हां, वो महानायक हैं। और यह तस्वीर अपने आप में बहुत बयां करती है। झोपड़ी के बाहर बैठी है और थाली बजा रही है, अकेले हैं। यह भी एक बहुत 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 कीमती, और ये लड़ाई जो लड़ी जाएगी उसमें ये माइलस्टोन होगी, ये तस्वीर भी। और ये शख्स, क्या बात है, सैल्यूट है। उसने भी अपनी तरफ से ताली बजाई, क्लैप किया। और चौथी तस्वीर ये, जो कंपनीज में जो बहुत सारे लोग रहते हैं, गुड़गांव, नोएडा, क्लैप हो रहा था और लोग घरों के अंदर बैठे थे। ये वो तस्वीरें हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। ये है एक्चुअली में लॉकडाउन। और अगर ये नहीं हुआ, अगर आप घर के अंदर नहीं गए या घर के अंदर नहीं बैठे, तो एकमात्र रास्ता है कर्फ्यू का। और फिर उसके अंदर आपको बैठना पड़ेगा, उसमें बैठना पड़ेगा और सख्ती बरतनी पड़ेगी। इससे पहले, कुछ देर पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री यही बता रहे थे, बगैर वक्त दबाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय चलेंगे, जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं जानकारी के लिए, और वहां पे पहले बातचीत करेंगे। नीरज हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नीरज, आज की जो जानकारी है उसके मुताबिक भारत जो है, हमारा जो मुल्क है, वो कहां स्टैंड कर रहा है इस लड़ाई में? अगर स्टेज की बात करें तो किस स्टेज में है? और ये फाइट जो है, इसका मूल्यांकन वहां पे कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग किस तरह से कर रहे हैं? बहुत सीधा सा सवाल और सटीक जवाब चाहता हूं जी। देखिए प्रतीक, बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि भारत क्या तीसरे स्टेज में पहुंच गया, तो बिल्कुल नहीं। भारत अभी दूसरे स्टेज में है। दूसरे स्टेज का मतलब ये होता है कि लोकल लिमिटेड ट्रांसमिशन है, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो होता है कोरोना वायरस का, वो अब तक नहीं हुआ है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ये होता है प्रतीक की इस स्वास्थ्य मंत्रालय को या जो सिस्टम है, उन्हें भी नहीं पता चलता कि किससे किसमें ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये दूसरे चरण में है भारत, ये बात बिल्कुल साफ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की, जो लॉकडाउन किया गया तमाम राज्यों में, पूरे देश भर में, तो उस लॉकडाउन से उम्मीद है पूरे सिस्टम को, सरकार को, स्वास्थ्य। एक छोटी सी जानकारी और चाह रहा हूं मैं जी, एक छोटी जानकारी चाह रहा हूं नीरज, कि ये बार बार कहा जा रहा है एक दवाई का नाम लिया जा रहा है जी, और वो दवाई बजाया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये दवाई क्या यूं ही खा लेनी है, या जैसा कि H1N1 में कहा, भाई डॉक्टर आप कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर बताएगा, उसके बाद
पैनिक की जरूरत नहीं, पैनिक बटन मत दबाएं। इसके बारे में क्या निर्देश है स्वास्थ्य मंत्रालय का? देखिए, बिल्कुल दो निर्देश है और दो सटीक निर्देश है प्रतीक इस पूरे मामले में, कि इसके स्टॉक की भारत में कोई कमी नहीं है, लेकिन दो लोगों को इस्तेमाल करने के लिए। एक तो जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो लोग कोरोना के मरीजों के काम में, उनकी साफ सफाई में, उनके केयर में लगे हुए हैं, उनके लिए है। और दूसरा ये वैसे मरीजों के लिए है, कोरोना के मरीजों के लिए जिनका इलाज घर में हो रहा है और जो घर में रहकर जो लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके इस्तेमाल के लिए है। भारत में इन दो कामों के लिए इसके स्टॉक की कोई कमी नहीं है, बाकी लोगों के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने सटीक जानकारी दी। जो ग्राउंड जीरो पे जो वर्क कर रहे हैं, यानी जो मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए ज्यादा जरूरत है, लेकिन डॉक्टर बताएगा। मैं आज एक बात भी करूंगा, कोरोना मरीज हैं, वो बड़ा अकेला महसूस कर रही हैं, रो रही थी, तो बताया भी गया कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है। तो फोन किया तो मैंने कहा मैं बात करूंगा आपसे, जरूर मैं उनसे बात कराऊंगा, आपकी बात करूंगा, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर संजीव चौबे शंघाई चीन से हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजीव चौबे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर पूनम दास, वायरोलॉजिस्ट, मैक्स हेल्थ केयर। अक्सर ये कहा जा रहा था पूरी बातचीत में कोई वायरोलॉजिस्ट नहीं है, जो वायरस को पहचानता हो वो वायरोलॉजिस्ट, जो इसको पहचान करे, जो उसको अलग करने की बात करे, और जो अलग करने के बाद जो इसका प्रसार कैसे हो रहा है उसके बारे में बात कर सके। हमारे साथ डॉक्टर पूनम दास आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और लड़ाई को जितना उन्होंने खूबसूरत बनाया है, जो अगला नाम है मालिनी अवस्थी, जो इसमें स्फूर्ति डाली है, जो ऊर्जा दी है उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। पूनम, आज हमारे साथ मालिनी अवस्थी भी मौजूद हैं और बहुत सुंदर गीत उन्होंने बनाया है। पूरी बातचीत के प्रक्रिया में तो ये जुड़ेंगी, मैं चाहूंगा आज बातचीत करें, गाएं, जब मन हो, इच्छा हो तो गाएं, लेकिन आज बातचीत में शरीक हो। थैंक यू सो मच मालिनी जी। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लॉकडाउन का क्या मतलब है और कैसे सख्ती होगी, और सख्ती का मतलब क्या होगा, कैसे होगा, उसको कैसे इंप्लीमेंट कराना है, उसके लिए बातचीत के लिए हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में श्री रविशंकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं फोन पे जाना चाहता हूं, जो कि एक खास तौर से उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले फोन किया और कहा कि मैं पॉजिटिव हूं, जहां तक सवाल है इसका कोरोना वायरस का। और मैं उनसे बात, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका जानबूझ के, लेकिन वो बहुत परेशान थी और रो भी रही थी। मैंने उनसे पूछा आखिर रोने का सबब क्यों है, क्यों रो रही है, क्या परेशानी है। तो ठीक है, पॉजिटिव है ना, और इसका जो रेशियो देखेंगे आप, जो इस लड़ाई में सबसे बड़ी बात है, लोगों को लगता कि मैं अकेले छूट गया, नहीं, सब लोग हैं। और अगर हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके सामने आएंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। मैं चाहता हूं कि उनसे बातचीत का सिलसिला, मैं कोशिश करेंगे कि उनसे मेरी बातचीत हो और मैं आपको लेके आऊं। लेकिन मैं इससे पहले शंघाई जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं उनसे मुखातिब होना चाहूंगा डॉक्टर संजीव चौबे से। डॉक्टर साहब, ये अक्सर कहा जा रहा है कि जो, जैसे उन्होंने भी कहा, जो पेशेंट है, कि अगर एक बार वायरस हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो पता लगा जिंदगी हाथ से निकल गई। ये सबको लग रहा, पता नहीं क्या हो गया, क्या हुआ इसको, क्योंकि आपने तो लड़ाई लड़ी है चीन में। तो मैं जानना चाहता हूं, अगर पॉजिटिव हो भी गए और आपकी उम्र 35, 40, 45, 50 है, तो इसका मतलब क्या है अगर आप पॉजिटिव हुए? संजीव चौबे, डॉक्टर संजीव चौबे, शंघाई चीन से। टेस्ट पॉजिटिव होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिम्टम्स आए। हो सकता है आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी हो और वो जस्ट आपके बॉडी की इंटरनल इम्यूनिटी से फाइट करके वो वायरस को भगा दे। तो सबसे पहले बात तो ये पैनिक नहीं होना है। इसका नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन फ्लू की तरफ होता है, इसलिए डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है कि ये कोरोना है, मीन्स कोविड-19 है, या फिर यह नॉर्मल इन्फ्लुएंजा फ्लू है। तो जो मैम जो क्वेश्चन कंसर्न कर रही हैं, उनको ऐसा हो गया है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बाकायदा जाके टेस्ट कराएं और डॉक्टर से मिलें और अपने आप को आइसोलेशन में रखें, हेल्थ हाइजीन मेंटेन करें और अपने आप को डिस्टेंस बनाकर लोगों से इंटरेक्ट करें। दैट इज द ओनली थिंग दैट वर्क। क्योंकि चीन में लड़ाई, क्योंकि आपने चीन में लड़ाई लड़ी है और आप मुझसे शंघाई से, चीन से जुड़ रहे हैं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को हौसला मिलेगा, क्योंकि वहां पर फाइट किया। तो किस तरह से फाइट किया लोगों ने? अगर पॉजिटिव घर में निकल आया कोई, तो बाकी घर के बाकी सदस्य कैसे? मैं एक भी डॉक्टर साहब आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो खुद मेरे साथ जुड़ गई हैं, मैं उनसे सीधे बात करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी बात कहिए। पहली बात तो घबराए नहीं, बिल्कुल, हम सारे लोग आपके साथ हैं और इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, खासतौर से चीन से भी डॉक्टर संजीव चौबे जुड़े हुए हैं। आपको क्या पॉजिटिव हुआ
तो उसके बाद आप परेशान क्यों हैं, कितना परेशान हैं, क्यों रो रही हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी बोलिए। एक्चुअली मेरा नाम मोनिका है और मैं यूएस से आई हूँ दिल्ली 22 मार्च को। और हमें एक्चुअली कोई सिम्टम्स नहीं थे। हाँ, कफ था हमें, तो कफ की वजह से हम लोगों ने वॉलंटरी क्वारंटाइन किया एयरपोर्ट पे, जिसकी वजह से हमें वहाँ से सीधा हॉस्पिटल में लाया गया। मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, जिसमें मेरी बेटी है 4.5 ईयर्स की और मेरा बेटा जो है वो 3 मंथ्स का है। तो यहाँ लाके हमें जनरल वार्ड में रखा गया है बाकी पेशेंट के साथ, जो कि सब लोग ही कोरोना सस्पेक्टेड हैं। तो मुझे अपने 3 मंथ्स के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा उसके साथ उसका हाइजीन का, उसके साथ इन्फेक्शन का मुझे बहुत रिस्क लग रहा है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, सिर्फ 3 मंथ्स का, उसका इम्यूनिटी इतना नहीं है। तो उसको लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। हम बस इतना चाह रहे हैं कि हमें कोई एक प्राइवेट रूम या एरोसिटी में या कुछ भी एक अलग से हमें सेपरेट रूम दिया जाए, ताकि हम लोग आइसोलेशन में हम रहें। सुबह हम लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं टेस्ट के लिए, रिजल्ट्स का हम लोग वेट कर रहे हैं। बट हमारी कल किसी हॉस्पिटल स्टाफ से बात भी हुई कि वो हमें शिफ्ट कर देंगे किसी एक आइसोलेटेड वार्ड में, अलग से रूम में, बट वो भी बाद में उन लोगों ने मना कर दिया। सो जस्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों ने वॉलंटरी क्वारंटाइन किया कि हमें कफ के सिम्टम्स हैं। बट वही है कि अभी अब बच्चों को लेके हम लोगों को बहुत इशू हो रहा है। जी, मैं आपके सवाल को सीधे डॉक्टर संजीव चौबे के पास। पहली बात तो ये परेशान मत हो, ये निश्चित तौर से देश के सामने पहली और बड़ी समस्या है। पूरे दुनिया ने इस समस्या को झेला है, झेल रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ये एक बड़ी समस्या है, जिसको कि पैंडेमिक की बात कही गई है, महामारी की बात कही गई है। लिहाजा मैं सवाल को सीधे डॉक्टर संजीव चौबे के पास ही रख देता हूं। डॉक्टर संजीव चौबे, जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां आपने वहां पे देखी चीन में, जिससे आपने फाइट किया वहां पे, यहाँ पे वही स्थितियां हैं, तो कैसे? जी, आवाज आपको आ रही है ना हमारी? अच्छा, ठीक है। डॉक्टर संजीव से संपर्क टूट गया हमारा, लेकिन जो डॉक्टर पूनम दास हमारे साथ मौजूद हैं, वायरोलॉजिस्ट। डॉक्टर पूनम दास से सवाल आपने देखा, परेशानी की बात देखी, परेशान है वो, लेकिन बच्चे को लेकर ज्यादा परेशान। ऑफ कोर्स किसी का बच्चा भी होगा, परेशान होगा, और ये बात कही जा रही 10 साल से नीचे है तो घर के अंदर ही रहे। जी, पहली बात तो ये है कि ये बहुत कमेंडेबल चीज है कि एक इतने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह इन्होंने वॉलंटरी आइसोलेशन किया। आई थिंक आज की डेट में सब सिटीजन्स को एक्चुअली मोर देन फिजिकल लॉकडाउन, मेंटल लॉकडाउन की जरूरत है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, आप एक माइंडफुल सिटीजन बनिए, जैसे कि इन्होंने किया। तो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा काम किया। हैविंग सेड दैट, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बताया गया होगा कि आपको मास्क पहनने हैं, और आप जहाँ पर भी आइसोलेशन वार्ड में हैं वहाँ पे आपको बताया गया होगा आपके बच्चे को और आपको कि आपको क्या मास्क पहनने हैं, आपको क्या हेड गेयर पहनना है, गाउन पहनना है, शू कवर्स पहनने हैं, वो जो प्रॉपर एक पूरी पोशाक है जो आपको पहननी है। अगर आप वो पहन ले तो देन यू आर फाइन। और एक और मैं बात बताना चाहूंगी कि ये वायरस ऐसा नहीं है कि ये एयर में घूम रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। लोगों ने कहा कि ये एयरबॉर्न डिजीज है, या जैसे की बात हो रही है ड्रॉपलेट है। नहीं, आपने छींका, वो ड्रॉप गिरा, ये एक्चुअली क्या होता है, इन्फेक्ट हुआ। जी हाँ जी, ये ऐसा है कि ये वायरस जो है ये आपके लंग्स में, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस होता है वो पूरी बॉडी में उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां वो जाके चिपक जाता है, इन लेमैन्स टर्म्स। इसका है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि लंग्स है। तो जो भी पॉजिटिव पेशेंट होता है, अगर वो खांसी करेगा बिना माउथ कवर किए, अगर वो खांसी करेगा और या छींकेगा, तो वो जो ड्रॉपलेट्स आएंगे वो कहीं पे पड़ेंगे, किसी व्यक्ति पे या किसी जगह पे, तब आप वायरस पिकअप कर सकते हैं। पर अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आप 6 फीट की दूरी में हैं, आप अगर बीमार हैं या बाहर से आए हैं, आपने मास्क पहना है और आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छींक नहीं रहे हैं या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो वायरस घूम रहा है हवा में और कहीं भी एयरबॉर्न होकर आपको चिपक जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए आप घबराइए मत बिल्कुल भी। एक सवाल और है, दूसरी बात ये भी है कि एक सवाल है, एक और भी मैं बात बोलना चाहूंगी। जी आप पहले बोल लीजिए। जी आप पहले बोल लीजिए। जी, और एक और मैं बात बोलना चाहूंगी कि ये जो बीमारी है इससे एंटीबॉडीज भी पैदा होती है, इम्यूनिटी भी हो जाएगी।
ऐसा नहीं है कि भाई एक वायरस आया उसमें बीमार किया और बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो गई। उसमें एंटीबॉडीज अपनी शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो भी पैदा होती है और वो भी फाइट करती है। तो ऐसे एक्सटर्नल चीज़ें जो कंट्रोल होनी चाहिए, आप डिस्टेंस मेंटेन करें, 6-6, 8-8 लोग एक जगह इकट्ठे ना होएं। अगर कोई कोविड पॉजिटिव या किसी को, एक्चुअली ये जब पॉजिटिव कहते हैं तो आई थिंक ये टर्म एक कुछ थोड़ा सेंसेशनलाइज कर देता है। जी। आई रियली डोंट लाइक दिस टर्म। मुझे भी बात आपकी, मैं सहमत हूं, मुझे भी ये शब्द अच्छा नहीं लगा पॉजिटिव कहना, क्योंकि मैं इसको कहूं कि हम लोग अपने अस्पतालों में आ रहे हैं अगर कोई पेशेंट, तो हम ये नहीं कहते ये पॉजिटिव है, ये सिम्टम्स हैं, आपको सिम्टम्स हैं, आपको ट्रीट किया जाएगा और ये सही है, सिम्टोमेटिक हैं आप। मेरे पास एक कॉलर है, अभी बहुत देर से पहले उन्होंने एक मैसेज किया है। डॉक्टर पूनम दास, एक मैं इससे पहले कि बाकी दो गेस्ट के पास जाऊं, मेरे पास एक कॉलर है जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले SMS किया और इन्होंने लिखा, मोहित मेहरोत्रा हैं, इन्होंने लिखा कि चीन में 86,000 हुए, जिसमें से 3,500 की मौत हो गई और उसमें से लगभग 70-72 ठीक हो गए। तो ये कैसे संभव हो गया कि 72,000 ठीक हो गए, 3,500 की मौत हो गई? तो खतरनाक भी है, तो मौतें तो रेशो कम है, ठीक होने वाले कैसे हुए? मोहित मेहरोत्रा है। आज मैं आपको एज अ लैब पर्सन, एज अ वायरोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी वायरस है इसके पीछे एक मैथ है, बट सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि आप ये मैथ में मत उलझिए। आप साइंटिस्ट हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें वो करने दीजिए। आप ये बैठे बैठे ये सब मत सोचिए, आप मेंटल शटडाउन करिए। आप जैसे गवर्नमेंट आपको इतना बता रही है कि भाई आप बाहर ना जाइए, आप एक ग्रुप में मत जाइए, आप घर पे बैठिए, एक दूसरे से बात करिए फोन पे। एक मेंटल हेल्थ है, जैसे हमारी जो अभी लेडी थी वो जो अमेरिका से आई है, शी इज डिप्रेस्ड, राइटली सो। आप एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे को हेल्प करिए। इन सब चीजों में आप मत उलझिए। आपको जो करना है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप वो करिए फॉर योर सेल्फ, फॉर योर नियर इंडिया वंस एंड फॉर योर कम्युनिटी। उसके लिए रिटन डाउन WHO की और एज वेल एज हमारा गवर्नमेंट आपको बता रहा है, आपको खांसी करनी है, छींक करनी है, मास्क पहनिए, ऐसा करिए, 6 फीट की दूरी रखिए। आपको और सब चीजों से क्या लेना, और भी बहुत तरह के वायरसेस हैं। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। ऐसा हो सकता है कि जैसे H1N1 में था कि अब हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलता है, तो इसमें भी ऐसे कुछ हो सकता है कि कोरोना किसी स्टेज पे या कहीं हो और आपके निकल भी गया हो और आपको पता भी ना चला हो? हाँ, नहीं, और हो भी रहा है, ऐसा नहीं हो नहीं सकता, हो भी रहा है। कईयों को कम सिम्टम्स हो जाते हैं, कईयों को ज्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं और आके चला भी जा रहा है। हम अपनी लैब में, और नॉर्मल कोल्ड कॉफ भी चल रहा है, जिसे राइनो वायरस से कहते हैं। राइनो वायरस भी एक वायरस है जो कि कॉमन कॉफ कोल्ड करता है। तो काफी तरह की चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर कॉमन कोल्ड कॉफ है वो आपका कोरोना वायरस ही है, ऐसा भी नहीं है। तमाम चीजें चल रही हैं। आप अपना इम्यूनिटी को ठीक रखिए। इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए आप अपने घर पे रहिए, आप रिलैक्स करिए, आप एक्सरसाइज करिए, स्टे वेल। आपको ये नहीं है कि जाके बाहर आप 10-10 लोगों में कर रहे हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, और ये कॉमन मैथ है जो कि स्टडीज से निकली है, कि एक इन्फेक्टेड पेशेंट, अब वो चाहे सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, वो 2000 पेशेंट्स को नेक्स्ट 2 वीक्स में इन्फेक्ट कर सकता है। एक सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक पेशेंट ऑफ कोरोना कैन एक्चुअली इन्फेक्ट 2000 पेशेंट्स इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो अभी आप जब घर से बाहर अपने बाइक्स पे निकले या अपने दोस्तों से मजा करने निकले, 10-15 लोग इकट्ठा, आप याद रखिए कि एक्चुअली आप लोग को क्या करना है, आप लोग को माइंडफुल रहना है। आप साइंटिस्ट पे छोड़ दीजिए। तमाम जगहों में आज की डेट पे वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है, मेडिसिन के ऊपर काम हो रहा है, मैथ पे काम हो रहा है कि कितना डुप्लीकेशन हो रहा है। हर 5 दिनों में ये डबल हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 14 दिन। मतलब अगर आपको इन्फेक्शन, अगर आपके अंदर कोरोना वायरस गया तो वो 2 से 14 दिन में या माइल्ड सिम्टम लाएगा या एसिम्टोमेटिक हो गया या आ जा आप ये सब ये जरूरी नहीं कि सिम्टम आए भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारी सिम्टम्स जरूरी नहीं है। आप एसिम्टम तब जी, तो जैसे लेडी ने कहा ये एसिम्टोमेटिक थी, दिस इज अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ माइंडफुलनेस। आप माइंडफुल रहिए। जैसे हमारी लेडी ने कहा कि हम अमेरिका से आए, हम एसिम्टोमेटिक थे और हमने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। आई थिंक दिस इज द टाइप ऑफ मेंटालिटी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री शुड हैव। आप देखिए गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है आप लोगों के लिए, पर कितना करेगी? आपको अपना मेंटल शटडाउन करना है।
श्योर डॉक्टर, मैं आपसे बात कर करके लगातार बात करके बहुत सारी चीजें समझी जा सकती है, इसीलिए मैंने आज वायरोलॉजिस्ट को रखा साथ में पैनल में, और ये बात जानना बहुत जरूरी थी कि आखिर तमाम सारे मैं ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं डॉक्टर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जाऊं इससे पहले ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक के लिए मुझे बोला जा चुका है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा माली जी के पास एक बार चलिए और एक बार वो कुछ 2 बार गुनगुना दें, उसके बाद आप ब्रेक ले लीजिए। तो ऑफ कोर्स ब्रेक ले, लेकिन माली जी के पास पहले, उसके बाद फिर ब्रेक। मान लीजिए। जी प्रतीक, मुझे ये लग रहा है कि ये एक ऐसा समय है जो बहुत चैलेंजिंग वक्त है, और हम सब, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी एक नई पीढ़ी है जिसने इस तरह की कभी कोई असाधारण परिस्थिति देखी ही नहीं जब उसको कहीं पर रुकने को या ठहरने को कहा गया हो। पुरानी पीढ़ियों ने तो देखा है, वॉर टाइम्स भी देखे हैं, लेकिन नई जनरेशन ने तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा है जी। और उसको देखते हुए ही मैंने एक गाना बनाया था जिसके लिए आपका मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी आया था, आपका टेक्स्ट भी आया था जी, बहुत खूबसूरत है। मैं उसको ब्रेक के बाद भी सुनूंगा। ब्रेक ले लें या तो उसके बाद, मैं ब्रेक के बाद भी सुनूंगा, लेकिन पहली एक लाइन तो आप गुनगुना दिए तभी मैं लूंगा, मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूं। हवाओं पे बैठा हो पहरा, असर देखो कितना है गहरा, पूछे है हर कोई देखो, खतरा बड़ा है पहचानो, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है, डरना नहीं मराना है, मिलकर इसे अब हराना है, आखिर क्या है तू निगोरा, अरे आया है क्यों तू करोना। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका एक बार तारुफ फिर से करा देते हैं। डॉक्टर पूनम दास, वायरोलॉजिस्ट, मैक्स हेल्थ केयर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मालिनी अवस्थी जी गायिका हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद हमारे साथ श्री रविशंकर भी मौजूद होंगे, हम उनसे भी बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ, अभी कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और पुडुचेरी हो चाहे पंजाब हो, वहां पे उन्होंने कर्फ्यू लगाया है। लोग जानना चाहते हैं, लोगों को मतलब भी समझ में आना चाहिए कि लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, सरकार के पास क्या ताकत है, जब वो लॉकडाउन कहती है कि लॉकडाउन है तो वो क्या कर सकती है, और ये बात समझ में आनी चाहिए। और ये कैसे समझाई जाए, इसके लिए आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा कि पालन नहीं हो रहा है और राज्य सरकारें इसका पालन कराएं, तो ये इसका मतलब सीधे सीधे क्या है? प्रतीक जी, प्रारंभिक संबोधन में माली जी ने कहा था कि पिछला जनरेशन जो था जानता था ब्लैकआउट क्या होता है, लॉकआउट क्या होता है जी, बिल्कुल सही। पूरे गांव में, पूरे नगर में ब्लैकआउट है, लेकिन एक व्यक्ति ने अगर बत्ती जला ली तो बम वहीं गिरेगा जहां बत्ती गिरी और सब लोग असुरक्षित हो जाएंगे। लॉकडाउन का प्राविधान कहां से आता है? धारा 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें कि नियमानुसार जो चीज प्रतिबंधित की जाती हैं, लोगों के इकट्ठा होने पे, लोगों के आवागमन पे, ट्रेनों के आवागमन पे, बसों के आवागमन पे, वो सब तमाम चीजें प्रतिबंधित हो जाती हैं। लोगों के मन में ये गलतफहमी है कि ये दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती है, जबकि वास्तविकता ये है कि इसमें दंड के बड़े कड़े प्राविधान हैं। 1897 में जब ब्यूबोनिक प्लेग फैला था तो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के अंतर्गत धारा 2, जिसके बारे में भारत सरकार ने बृहद दिशा निर्देश दिए हैं, इंडियन पीनल कोड की धारा 269 और 270 के अंतर्गत 2 साल की कैद की सजा है, और इसके अलावा अगर 188 जो कि क्रिमिनल ब्रीच होता है 144 सीआरपीसी का, इसमें 6 महीने की कैद और जुर्माने का प्राविधान है। तो दंड की बात नहीं, ये तो आत्मनियंत्रण की बात हम करें, क्योंकि ये सबके हित की बात है प्रतीक जी। क्योंकि इसमें जो व्यवस्था होती है, दूसरे जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, कृपा करके कोई गलतफहमी न पालें, क्योंकि जमाखोरी या मुनाफाखोरी करते हैं तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत ये सारी दवाएं, सैनिटाइजर्स और सारे मास्क वगैरह इसी की परिधि में अब आते हैं, और अगर करते हैं तो इसमें भी बड़ी गंभीर सजा का प्राविधान है, यहां तक कि रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस संकट की घड़ी में कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा, क्योंकि प्रतीक जी ये इकलौता इम्तिहान है जिसमें 100 में 99 भी फेल मार्क है। अगर 100% नहीं आए तो फेल, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने कहा कि 100 में 99 भी जो है वो फेल है, 100 में 100 आने हैं नंबर, यानी आपको पालन करना है। अगर मान लीजिए किसी को कहता है कि बहाने बनाते हैं, वो तो एक अलग बात है कि हमको यहां जाना था, वहां जाना था, ये तो अलग बात है। जैसे किसी को अस्पताल जाना है, इसमें कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जहां पे जिसको जाने के लिए अलाउ किया जा सकता है, या वो है
लोगों को लगता है कि ये तो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? नहीं विक्रम प्रतीक जी। जी, ये नहीं, बिल्कुल स्पष्ट होता है। ये पहले देखें आप, मेडिकल, पैरामेडिकल, फायर सर्विस, पुलिस, बिजली, पानी, इसके अलावा गैस सप्लाई और इसके अतिरिक्त जो अन्य एसेंशियल सर्विसेज से जो जुड़े हैं, ग्रोसरीज, दूध और दवा की व्यवस्था, इसके अलावा अगर शासन जब तक अनुमति न दे तब तक ये ना मान ले कि हम अपने अनुमान से मान ले कि ये एसेंशियल सर्विस है। ऐसा कृपा करके न करें, क्योंकि वरना जुर्म के प्राविधान मैंने आपको इसलिए नहीं दिखा कि मैं आपको डराना चाहता हूं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अक्सर विक्रम जी अगर डराना पड़े इस काम के लिए कि भाई देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन आपके पास एक दंड तो होता ही है ना, जिससे आपको मालूम होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो यहां पे ये बताना बेहद जरूरी है कि देखिए ये आपकी भलाई के लिए, मैं मिसाल के तौर पे ये लॉकडाउन किया तो इसका क्या फायदा होगा। वायरोलॉजिस्ट बगल में बैठी हैं, डॉक्टर हैं, वो बता सकती है कि इसका फायदा क्या होगा। डॉक्टर पूनम, ये जो लॉकडाउन है इसका फायदा सीधा सीधा क्या है, कैसे मिलेगा, ये बताइए जरा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक से दूसरे व्यक्ति को जाएगा। तो चाहे वो व्यक्ति सिम्टोमेटिक हो, मतलब उसको सिम्टम्स हो, या एसिम्टोमेटिक हो, आपको नहीं पता है। आज मैं हूँ, अगर मेरे को वायरस से एक्सपोजर है, हो सकता है मेरे में सिम्टम्स हो और हो सकता है नहीं हो। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है कौन सिम्टोमेटिक है और कौन एसिम्टोमेटिक है, इसलिए आप अपना डिस्टेंस बना के रखिए। ये जो बात गवर्नमेंट बारी बारी कह रही है और WHO कह रहा है कि आप 1 मीटर 6 फीट की दूरी 2 लोगों में बना के रहिए, इसी वजह से है कि अगर आपकी कोई खांसी है या आपको कोई छींक आ रही है या आपके बॉडी में कोई ड्रॉपलेट्स लगे हैं और दूसरे को हो जाए, तो ये एक से दूसरे को जाके ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले बोला कि एक व्यक्ति एसिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक जिसको ये वायरस है, वो अनजाने में 2000 लोगों को नेक्स्ट 2 वीक्स में इन्फेक्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा डर रहना, हम डरा नहीं रहे हैं आपको, पर ये थोड़ा सा एंग्जाइटी रहनी जरूरी है। एक्चुअली अगर थोड़ा सा डर रहे तो लोग जो है वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हाँ ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सवाल ये कि जब आप घर में रहेंगे, जब आप घर में रहेंगे तो एक दूसरे से संपर्क में बाहर जो है वो संपर्क में नहीं आएंगे। जब एक दूसरे से संपर्क में नहीं आएंगे तो वो जो चेन है, वो जो वो संक्रमण की चेन है, वो चेन आपकी टूट जाएगी। जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रम जी, मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहता हूँ। जी, मैं आ रहा हूँ, मैं डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ। विक्रम जी, एक सवाल और जानना चाहता है। लोग कह रहे हैं कि साहब लॉकडाउन कर रहे हैं, हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं वो कैसे होंगी। कुछ लोग अति उत्साह में, क्या आपने देखा होगा, जैसे ही कल 5:30 बजा उसके बाद लोग बाहर आ गए, और मैंने वो तस्वीरें दिखाई थी, 8 तस्वीरें आज शहरों की, तो साहब बाहर आके इकट्ठा हो गए। तो फिर फायदा क्या हुआ उसका? कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा के स्थान पे नुकसान हुआ। भाई, जोश में होश न खोने और इस तरह का अत्यधिक उत्साह कोई माने नहीं रखता है। ये उम्मीद की जाती है कि आप निरंतर अनुशासन का परिचय दें, क्योंकि यहाँ पर इतने विद्वान पैनलिस्ट बैठे और आपने भी आगाह कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसकी की है, ज्यादा मिलना जुलना, क्योंकि सारा प्राविधान और करे कराए पर पानी फिर गया। आपने 5 बजे अनुशासन दिखाते हुए आपने घंटा घड़ियाल बजाया और हमारे मेडिकल स्टाफ को सबको आपने अभिनंदन और अभिवादन किया, लेकिन बाद में जो सामूहिक एक मेले का अवसर अपवाद स्वरूप ही सही कुछ लोगों ने कर दिया, ये एक बहुत बड़ी त्रुटि थी। दोबारा इस प्रकार के कृत्य न हो, क्योंकि ये बहुत ही अनुचित और गैर मुनासिब था। और अगर इसमें भी कानूनी कार्रवाई को करना चाहे तो इनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण विक्रम जी, अगर लॉकडाउन किया तो उसकी अगली स्टेज क्या कर्फ्यू होती है? नहीं, अगर आप माने या आपने नहीं समझ में आया तो कर्फ्यू। ये पहला चरण है लॉकडाउन, और अगली स्टेज उसकी कर्फ्यू ही आती है कि 144 CRPC के अंतर्गत कार्रवाई हो जाती है। और ऐसा कोई नहीं है, थोड़ा सा हम डिसिप्लिन में रहना सीख लें, अनुशासन में रहना सीख लें। सबके घर में इतना सामग्री रहती ही है कि थोड़ा ये सही है कि 56 भोग नहीं बनेगा, लेकिन दाल रोटी की व्यवस्था तो सबकी रहती है। और अगर नहीं है, आप किसी पुलिस अधिकारी को फोन कर दिए, वो आपके घर पे पहुंचवा देगा। ये पुलिस की भी जिम्मेदारी, प्रशासन की भी है। लेकिन ये आप उम्मीद करें कि आपके शौक को पूरा करा देगा, वो संभव होने वाला नहीं है। सबको त्याग और आत्म संतुष्टि और अनुशासन के साथ देश के इस काम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है। और इमरजेंसी, ये इमरजेंसी वक्त है, ये बहुत बहुत क्रिटिकल है, बहुत संकट में है। जैसा कि कुछ देर पहले मालिनी जी भी कह रही थी कि लोगों ने देखा ही नहीं ये वक्त ऐसा। यकीन मानिए, जिन्होंने 62 की वॉर वगैरह देखी, जिन्होंने देखा कि ब्लैकआउट वाला, जिसका अभी विक्रम जी भी जिक्र कर रहे थे, मालिनी जी भी कर रही थी जिक्र, तो वो तो जानते हैं ब्लैकआउट होता था तो पूरा शहर अंधेरे में रहता था। लेकिन ये स्थिति जो है कभी किसी ने नहीं देखी।
जब बॉर्डर क्लोज किए जा रहे हैं एक जगह, एक प्रदेश से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य, इसका मतलब अभी कुछ देर पहले हमारे पास एक कॉल आया और मान लीजिए उन्होंने कहा कि मेरा बेटा चेन्नई में रहता है और प्रतीक जी आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो कृपया मुझे इजाजत दिलवा दें कि मैं वहां तक चला जाऊं और उसको लेके आ जाऊं, और मैं आगरा में रहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसका जवाब विक्रम जी बहुत अच्छा दे सकते हैं। विक्रम जी, वो ये कह रहे हैं कि मुझे चेन्नई तक जाने दिया जाए और मैं गाड़ी से चला जाऊंगा, फ्लाइट नहीं है, और मैं अपने बेटे को चेन्नई से लेके आना चाहता हूं और आगरा के रहने वाले हैं। विक्रम जी। प्रतीक जी, ये एक समस्या का निराकरण, मुझे पूरी सहानुभूति है, लेकिन बहादुरी से काम ले, ये एक समस्या का समाधान तो नहीं करेगा और 4 समस्या आपके लिए ये पैदा कर देगा। जो जहां पर है, परेड का एक कमांड है, जैसे थे थम, बिल्कुल जो जहां है बिल्कुल थम जाए। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुपुत्र के लिए कोई बहुत बड़ा ये एक सकारात्मक ये दानिशमंदी नहीं होगी। आप जहां रहें संपर्क में रहें, टेलीकम्युनिकेशंस की लाइन इतनी अच्छी है, फेस टाइम करें। कोई इमरजेंसी अगर किसी स्थिति में आती है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति, हम सबके परिवार देश में विदेशों में रहते हैं, अगर हम सब लोग इस तरीके से यात्रा करने लगेंगे तब तो चल चुका काम, कोरोना से हमारी लड़ाई चल चुकी। फिर सबका ये योगदान होता है, धीरज से काम ले, धैर्य से काम ले। जी आपको जवाब मिला होगा आपके बेटे के साथ, अगर चेन्नई में, अगर वो चेन्नई में अकेला, जैसा आपने कहा था 3 लोगों के साथ रहता है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, यकीन मानिए सारा प्रशासन है, सब कुछ, पुलिस है, चेन्नई में है पुलिस, आपकी हेल्प की जाएगी। लेकिन जैसा विक्रम जी कह रहे थे, आप जाएंगे, आप खुद भी कांटेक्ट में आ सकते हैं और 3-4 लोगों को प्रदूषण से जो भी संक्रमण है वहां पे दे सकते हैं, और ये इतना ही घातक है संक्रमण। जैसा कुछ देर पहले वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम बता रही थी कि आप एक शख्स 2000 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। ये कितना घातक है इसका सिर्फ अंदाजा लगाई। डॉक्टर पूनम दास, आप कुछ कह रही थी उस पर। हाँ, मैं एक और बात ये कहना चाहूँगी, अगर किसी भी व्यक्ति को घर पे जो 3 हमने सिम्टम्स बोले हैं कि आपको अगर कॉफ है और ब्रेथलेसनेस है, मतलब डिफ़िकल्टी हो रही है आपको सांस लेने में, तो आप ज़रूर अपने प्राइवेट फिजिशियन को ज़रूर फ़ोन करके ही बता दें। ऐसा ना समझें कि आप आउटकास्ट हो जाएंगे। आई थिंक एक और चीज़ जो हो रही है, जैसे हम पॉजिटिव बोलते जा रहे हैं, तो कई लोग डर भी रहे हैं और कई लोग बाहर नहीं आ रहे हैं बताने के लिए कि हमको ये सिम्टम है। हम ये नहीं कह रहे आपको कोरोना वायरस कोविड-19 होगा, बट अच्छा रहेगा कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं और आपको एंग्जाइटी है, आप अपने प्राइवेट फिजिशियन को, डॉक्टर्स हैं, हम लोग पूरा टाइम हमारे फ़ोन्स ऑन हैं, अस्पताल खुले हुए हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट, आपके सब प्राइवेट फिजिशियंस होंगे, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मेरे को ये सिम्टम्स हैं, आपको क्या लगता है। डॉक्टर तो पूनम, डॉक्टर पूनम रखिए ये चीज। डॉक्टर पूनम, एक प्रेजेंटर के तौर पे या कहीं एक नागरिक के तौर पे, एक आम शहरी के तौर पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। लोग घबराए तो हैं, बहुत घबराए हैं, और घबराए ना, ये बार बार अभी विक्रम जी भी कह रहे थे, पूर्व डीजीपी हैं, बार बार कह रहे थे कि पालन करें और चीजें निकल आएंगे, और इससे भी पहले वो इस मुल्क ने वक्त ऐसे देखे हैं जब वो बाहर आया। मैं जानना चाहता हूं कि आप मेडिकल फ्रेटर्निटी से हैं, बीइंग अ डॉक्टर है, वायरोलॉजिस्ट है, आपसे ज्यादा बेहतर वायरस को कोई समझ नहीं सकता। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कहां पर है, किस जगह स्टैंड कर रहा है, और कहां से ये ऐसा बढ़ सकता है या ये कंट्रोल किया जा सकता है इंडिया में, जहां तक सवाल है। ये सवाल सब जानना चाहते हैं। जी, अभी हम लोग काफ़ी देशों से बहुत हमारी जो पोजीशन है बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। गवर्नमेंट ने राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लिए हैं, और ये जो हम बोल रहे हैं कि आप शटडाउन है, लॉकडाउन है, ये इसी वजह से है। अगर आप देखें तो और सब देशों में लोगों ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। इटली में लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, वहाँ आप मतलब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब चीज़ है, तो चीज़ फैल गई। उन देशों से हम लोगों ने सीखा, हमारी गवर्नमेंट ने सीखा, और राइट टाइम पे लॉकडाउन करने शुरू कर दिए। इतनी सारा मटेरियल शुरू कर दिया आपको वेबसाइट्स पे देने का कि आप खांसी ना करिए, डिस्टेंस रखिए, इकट्ठे ना जाइए, अगर आपको ये सिम्टम्स है तो आप बताइए। इतना सारा इंफॉर्मेटिव मटेरियल आपके पास है, आप उस चीज़ को पढ़िए। तो एज ऑफ नाउ घबराने की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विक्रम जी क्योंकि कंट्रोल हो गया है वायरस। जी, विक्रम जी क्योंकि लगातार मौजूद है, और तमाम सारी चीजें जो हैं, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन भी कभी कभी। मैं आ रहा हूं जमाई साहब, आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास, आप थोड़ा देर से जुड़े, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं शुएब जमाई साहब। विक्रम जी, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी कभी आ भी रही है हमारे पास, और इसके जरिए आ रही, जिसको कि आप सब जानते हैं,
और उसमें कितनी सही कितनी गलत, क्या माने क्या ना माने, कैसे जुड़े, इसके लिए तो मैं बार बार ये कह रहा हूं टेलीविजन और जो चैनल्स हैं और जो हम बराबर आपके स्वास्थ्य मंत्रालय से अपडेट कर रहे हैं वो एक बेहतर चीज है, लेकिन कैसे इस पे काबू भी पाएं और कैसे इस पे संतुलित रहें, बैलेंस रहें, ये भी बहुत जरूरत है। प्रतीक जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। 99% जो सूचनाएं व्हाट्सएप पे और इस तरह की आ रही हैं वो बिल्कुल अप्रमाणित और फेक हैं, और इसके ऊपर ध्यान न दे तो अपने ऊपर और अपने इष्ट मित्रों, जैसे मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले विक्रम जी, कुछ दिन पहले WHO की पता नहीं कौन सा फोनो चल रहा था, वो मेरे पास भी आया, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा और कहा कि साहब सही है या गलत, उसकी स्टार्ट अगर देख लें तो ही फेक लगती है, बिल्कुल अलग और गलत महसूस होती है। जी आपने बिल्कुल सही कहा प्रतीक जी। चाइना से, इजराइल से और इसके अलावा पता नहीं कहां कहां से ये भ्रमित बातें करने के लिए, एक पैनिक पैदा करने के लिए ये किया जा रहा है, और इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान न दें। जो प्रमाणित हमारी आयुष मंत्रालय कहे, जो हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय कहे, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कहे, इसके अलावा प्रमाणिकता की बातें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मैं नहीं समझता हूं कि इसके अलावा हमें किसी चीज पे ध्यान देना चाहिए। हमारा समय तो बर्बाद होता ही है, हम अवसादग्रस्त भी हो सकते हैं इस प्रकार की अनर्गल सूचनाओं के ऊपर अगर हम बहुत ज्यादा चिंतन मनन करें। ये हम अवसाद में मिला है, हम अवसाद में ना आए, क्योंकि ये वक्त करें, क्योंकि ये घर पर है और घर पे बहुत सारी चीजें आप री इन्वेंट करें। आप ये सोचें कि ये वक्त जो मिला है वो कितना महत्वपूर्ण है, घर पे रहकर हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, सोचने का ये वक्त है। शेफ जमाई साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं बहुत बहुत। श्री रविशंकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरुजी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा, ये स्थितियां ना बने जहां पे हमको लगे कि अवसाद जैसी स्थिति है, और ये दुनिया में आपके भक्त हैं, दुनिया भर आप ट्रैवल करते हैं, मैं बिल्कुल आपके पास आना चाह रहा हूं और ये जानूंगा भी कि इस वक्त कितना बड़ा खतरा जो ये मौजूद है, इसे कैसे फाइट किया जाए, कैसे करें। आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, आपके भक्त हैं, मैं जरूर जानूंगा, लेकिन वक्त एक अभी छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। बने रहिए भैया जी के साथ। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। कुछ बहुत सारे सवाल मेरे पास इकट्ठा हुए हैं, उसमें से एक सवाल ये भी अभी आया जो कहा गया कि डॉक्टर साहब से पूछना जरूरी है, और वो ये कि डॉक्टर पूनम दास वायरोलॉजिस्ट, और ये कहा जा रहा है कि ये एयरबॉर्न डिजीज भी है और ये एयरबॉर्न डिजीज है। हालांकि कहां से आ रहा है सोर्स, किसने कहा, तो कोट करने वाले कह देते हैं WHO कह रहा है। अब सवाल ये है कि एयरबॉर्न डिजीज जब हम कह देते हैं तो ये कितना बड़ा खतरा होता है, और अगर ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है तो भी क्लैरिफाई होना चाहिए कि हम कितना सेफ हो जाते हैं, कि ये और जगह से कम खतरे में आते हैं, उसकी कम रेंज में आते हैं, ये जानना बेहद जरूरी। डॉक्टर पूनम दास। हाँ, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसे काफ़ी सारे आपके पोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल जब कार्बन डाइऑक्साइड का आपकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, कई लोगों का एस्मा हो जाता है। ये उस तरह का नहीं है कि वायरस घूम रहा है और वो कुछ हो जाएगा, नहीं। इसका जो कैरियर का मीडियम है वो आपका ड्रॉपलेट है। अब आप उसको एयरबॉर्न कह दीजिए या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दे दीजिए आप। अभी हमारे एक गेस्ट कह रहे थे कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको बस ये देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके ऊपर लागू होती है और जिसको आपको फॉलो करना है। अब वो एयरबॉर्न है, ड्रॉपलेट है, WHO की गाइडलाइंस है, ICMR की आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ करनी है इस चीज़ को स्प्रेड करने से रोकने के लिए। हाँ, आपको डरना नहीं है। आई विल रिपीट इट अगेन, ऐसा नहीं है कि ये कीटाणु, एक वायरस हर जगह हवा में घूम रहा है और आपको आके लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आप पहले समझिए ये ड्रॉपलेट से आ रहा है, एक पॉजिटिव केस, चाहे वो एसिम्टोमेटिक हो सिम्टोमेटिक हो, उससे आ रहा है। अब जब वो छींकता है या खांसी करता है, ये ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर आ सकते हैं, नहीं तो किसी के हाथ में लग गए तो वो वुड पे रह सकते हैं, टेबल है आपका, आपके कोई स्टील के हैंडल्स हैं उस पे रह सकते हैं, प्लास्टिक पे सबसे ज्यादा रहता है। ये प्लास्टिक, लोग कह रहे हैं प्लास्टिक पे ज्यादा देर तक स्टिक करता है, लकड़ी पे कम करता है। मैं ये बताना चाहती थी सब सिटीजन्स को, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे आप ख्याल रखिए। व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा मीडियम है, पर वहाँ पे बहुत फालतू भी काफी चीजें चल रही हैं। रेलेवेंट चीजों पे आप ध्यान रखिए कि क्या इन्फॉर्मेशन विक्रम जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ विक्रम जी, लगाना है। जी जी जी, आप बोलिए। तो एल्यूमिनियम पे जी डॉक्टर पूनम। हाँ, तो स्टील पे 48 आवर्स रहता है, वुड पे 4 दिन, ग्लास पे 4 दिन, पेपर पे 4 से 5 दिन, प्लास्टिक पे 5 दिन, एल्यूमिनियम पे 2 से 8 घंटे तक। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। स्टील, जी,
स्टील पे 48 आवर्स है, वुड पे 4 दिन है, ग्लास पे 4 दिन है, पेपर्स पे 4 से 5 दिन है और प्लास्टिक पे 5 दिन है। तो कई लोगों ने हमसे पूछा कि जैसे कोई कुरियर आता है और कार्डबोर्ड का बॉक्स है तो कुरियर में हम लोग रिसीव करें या ना करें। आप बिल्कुल करिए, क्योंकि कार्डबोर्ड में वो कुछ घंटे तक रहता है, जब आपके पास आएगा तो वो साफ हो जाएगा। हम ये आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में फटाफट सब चीज़ें सफा करना शुरू कर दें, नहीं, बट आप प्रिकॉशंस रखें। अगर आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं, आप अपने आते ही हाथ धोइए, 20 सेकंड के लिए आपको हाथ धोने अपने साबुन से। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप डिसइंफेक्टेंट लगाइए, आपको ये सब करना है। उसके बाद अगर आपके घर पे ही कोई पेशेंट है जिसको सिम्टम्स हैं इस डिजीज़ के और जो लैब टेस्ट से पॉजिटिव है, उसमें भी ICMR के वेबसाइट पे बहुत अच्छा लिखा है कि आप उनको कैसे उनके साथ रहें, आप अपना मास्क पहने, उनको कैसे आपने खाना देना है। तो आप ये सब चीज़ों पे गौर करिए। आप इधर उधर अपना दिमाग बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसकी जरूरत नहीं है। मैं विक्रम जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन पहले शुएब जमाई के पास जाना चाहता हूँ। शुएब जमाई साहब बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शुएब साहब, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? जी विक्रम प्रतीक जी, अभी मैं रहा था, मैं आपको मानता हूँ कि सावधानियां बरत, क्योंकि एरोसोल की से भी फैलता है ये बीमारी। और अभी हमारे देश में मरीजों की संख्या 470 हो गई है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि सैनिटाइजर और मास्क के वितरण के बारे में बात हो रही है कि लगातार सैनिटाइजर और मास्क की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि सरकार ने अभी तक सैनिटाइजर और मास्क से GST नहीं हटाया है। जो सैनिटाइजर 40 रुपए का था वो 150 रुपए में मिल रहा है, और जो मास्क 5 रुपए में बिकती थी वो 50 रुपए में बिक रही है। साथ ही साथ 18% GST इसमें लग रहा है। तो ये इस तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं दी गई। दूसरी बात ये है कि सरकार ने तमाम तरह की बातें कही कि जनता ये करे, जनता वो करे। ठीक है, जनता सब कर रही है, जनता सहयोग कर रही है। जब किसी की जान पर आती है तो बहुत तरह के उपाय लिए जाते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया है। कोई सैलरी कंपनसेशन की बात नहीं हुई है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। सैलरी कंपनसेशन की बात नहीं है। कोई बेल आउट पैकेजेस जैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कनाडा ने दिए हैं कि भाई हम इस बीमारी से लड़ने के लिए इतने खर्च करेंगे और ये तमाम तरह के लोगों को राहतें पहुंचाएंगे, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। तीसरी बात ये है प्रतीक जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल कहा था कि हमको 5 बजे सबको अपनी बालकनी से निकल करके थाली बजाना या फिर लोगों को ग्रेटिट्यूड करना। डॉक्टर साहिबा बैठी है, मैं भी उनका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे लोग सड़कों पे आके मेले की तरह हुजूम बना करके एक ऐसा डांडिया करते हुए बिल्कुल जो है थाली और बजा रहे थे। उसी से तो रोकना था। वहां पे इतनी सारी गैदरिंग्स थी और कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आई हैं। बिल्कुल तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई हमें हर चीज को उत्सव नहीं बनाना, ये कोई त्योहार नहीं था, बल्कि एक जो है एक सिंबॉलिक तरीके से जेस्चर देना था। और शाहीन बाग के हवाले से भी आप जरूर सवाल पूछना चाहेंगे, मैं आपको आपके सवाल पूछने से बता दूं कि हमने और हमारे बहुत सारे आंदोलनकारी साथियों ने ये फैसला लिया है कि हम सिंबॉलिक तौर पर अभी इसको जारी रखेंगे। और हम वाह साहब, क्या बात है हुजूर अली। अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे, कुछ देर पहले हुजूर अली बोल रहे थे कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये काम नहीं किया, ये गलत था, वो गलत था, और अभी आपने ये कहा कि हम इसको सिंबॉलिक तौर पे जारी रखेंगे। तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य नहीं है शुएब साहब? हमने क्या किया कंट्रीब्यूट, हम कहां तक पहुंचे कंट्रीब्यूशन में? भाई हम ऐसा प्रतीक जी आप सुनिए, हम प्रोटेस्ट स्थल पर नहीं जा रहे हैं, हमारी गैदरिंग्स नहीं हो रही है, बल्कि हमारे चप्पल, मेरा स्लीपर जो है वहां मौजूद है, हमारे बहुत सारे आंदोलनकारी साथियों को स्लीपर वहां मौजूद है और वहां गैदरिंग्स नहीं कर रहे हैं। इसी को कहते हैं सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। हम किसी किस्म के गैदरिंग का सपोर्ट इस वक्त जो है नहीं कर रहे हैं। ऐसे वहां पे क्या है फिर, उस जगह पे क्या है, वहां पे क्या रखा आपने स्लीपर जो आप बोल रहे हैं?
देखिए कल जो है पूरी तरीके से जनता कर्फ्यू का पालन किया गया था। शाहीन बाग प्रोटेस्ट स्थल पर कोई भी लोग मौजूद नहीं थे। हालांकि पेट्रोल बम वहां जरूर फेंका गया था, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। पूरी तरीके से धरना स्थल में जो है खाली थी और जनता कर्फ्यू का पूरी तरीके से पालन किया गया था। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। और आज के रोज से हमने बहुत सारे तमाम आंदोलनकारी साथियों ने ये तय किया है कि सिंबॉलिकली तौर पर हमारा कोई ना कोई सामान वहां पे मौजूद रहेगा, लेकिन हम फिजिकली वहां मौजूद नहीं रहेंगे। किसी तरह की गैदरिंग्स नहीं होगी। विक्रम सिंह जी, जब सरकार कहे कि 5 आदमी से भी ज्यादा नहीं रह सकते, जब इमरजेंसी जैसे हालात हो, उस समय कहें कि हम सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमारा सामान प्रोटेस्ट करेगा, हम नहीं करेंगे, और ऊपर से आप ये कहें कि सरकार तो ये नहीं करती, सरकार तो मास्क नहीं देती, सरकार सैनिटाइजर नहीं देती, लेकिन हम बस में बगल में बैठे हैं, हम उठ के चले गए, मेरा रूमाल रखा है, हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि हमारी ये सीट हो गई। जी विक्रम जी। प्रतीक जी, मौलिक प्रश्न ये है कि जब महायुद्ध होता है तो छोटे छोटे मतभेद भुला दिए जाते हैं। हम कैसे इसको मान ले कि हम महायुद्ध में हमारी सहभागिता है, जब हम छोटे छोटे अपने मतभेद को भुला ही नहीं पाए। अरे गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, वो सामूहिक ध्यान करा रहे हैं, उनके महत्व देखिए, कोई मरहम लगाने की बात कीजिए। ये आंदोलन अगर चल रहा, आपने खुद ही का पेट्रोल बम फेंका गया है, पेट्रोल बम फेंका गया है तो कुछ पुलिसकर्मी जाएंगे वहां पर, तफ्तीश करेंगे, आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी दादियों की नानियों की हिफाजत के लिए पुलिस लगेगी। तो जो हमारा फोर्स और संसाधन वहां लगना चाहिए था, जहां पे लगना चाहिए, अब वो चले जाएंगे शाहीन बाग। ये फोर्स का डिप्लॉयमेंट ही जो है, इसका मिसयूज होगा फोर्स का। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही कही। और ये बात जहां पे, जी शोएब साहब, ये नहीं प्रतीक जी, मेरा सवाल ये है कि कल जनता कर्फ्यू के वक्त में शाहीन बाग तो पूरी तरीके से उसको पालन कर रहा था, उस प्रोटोकॉल को, लेकिन आपने शाहीन बाग को कहा कि देशद्रोही। लेकिन जनता कर्फ्यू के दौरान 5 बजे हर जगह हुजूम लगा के लोग थाली बजा रहे थे, और एक जगह जो है ना, गलत है ना, वो गलत है, वो क्या गलत है शोएब जमाई गलत है वो, तुम्हें शोएब जमाई वो गलत है, शोएब जमाई साहब वो गलत है, वो गलत है। आप अपने मुंह से एक बार कहेंगे कि वो गलत है। और प्राइम मिनिस्टर के कॉल का सम्मान किया। शोएब जमाई साहब, जब हालात इमरजेंसी जैसे हो और बराबर पूर्व डीजीपी बैठा है आपके बगल में, वो कह रहे हैं कि गलत है, वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था, वो मकसद, उस मकसद से हार जाएंगे। शाहीन बाग भी गलत है, और गलत है। एक त्रुटि दूसरे की त्रुटि को मौका नहीं मिलना चाहिए कि एक ने गलती की है तो दूसरा भी गलती करे। एक दूसरे को समझाने का वक्त है। हमने 31 तारीख तक एब्सटेंड किया है गैदरिंग से, और बताइए 31 नहीं आपने आपने बहुत बड़ा काम किया है, निश्चित तौर से आप ऐसे ही काम आगे करिए। और मेरा तो ये कहना है कि अगर आप पुनर्विचार कर पाए, मैं तो ये कहता हूं कि पुनर्विचार कर पाए तो बहुत बेहतर होगा। पुनर्विचार करें शोएब साहब, पुनर्विचार करें, लेकिन आज मुल्क के सामने बहुत बड़े सवाल हैं, मुल्क के सामने बहुत बड़े सवाल हैं। शोएब जमाई साहब, बराए मेहरबानी, शोएब जमाई साहब, आप बड़े आंदोलनकारी, शोएब जमाई साहब, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, टी-शर्ट में भी है, शोएब जमाई साहब, आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप बहुत बड़े प्रोटेस्टर, आप बहुत बड़े आंदोलनकारी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं कह रहा हूं, इस समय बराए मेहरबानी इस मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने वो सवाल खड़े हैं जिनको एड्रेस करना इस वक्त की नजाकत है। मैं श्री रविशंकर जी के पास जाना चाहता हूं। गुरु जी, मैं माफी चाहता हूं पहले आपसे कि मैं बहुत देर बाद आपके आवास आया हूं। इस धृष्टता के लिए बहुत बहुत माफी। ये मुल्क के लिए कितना बड़ा खतरा है, दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, शोएब जमाई साहब को बताया जाए और पूरी दुनिया को बताया जाए, और जो लोग सुन रहे हैं, आपके जो शिष्य, उनको भी बताया जाए कितना बड़ा खतरा है ये। हम मानते उसी को जिसके बारे में हम जानते नहीं। अभी जानते हैं ये कोरोना से इतने बड़ा नुकसान हुआ दुनिया में, आंखों के सामने है, अभी इसको मानना ही पड़ेगा, किसी को भी मानना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े देशों में जहाँ लोग इतने साफ सुथरा रहते हैं, फिर भी वहाँ ये महामारी फैली है, तो ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। गुरु जी, ये वास्तव में सच है कि बहुत बड़ा ये चुनौती बन गई है,
और इस चुनौती को सामना करने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, सारी चीजें, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, और हम को कर रहे हैं, हम उस तरफ पहुंच रहे हैं और हमको ये करना पड़ रहा है। और ये इसको अगर चुनौती की तरह ले रहे हैं तो हमने बहुत सारी चीजें करी हैं और आगे करना पड़ेगा, जरूरत है, वक्त की नजाकत है। मानव जाति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक हम इसको थामने में सफल हुए हैं, मगर अभी और काफी काम करने के लिए बाकी। जी, एक ये बात कही, प्रधानमंत्री ने भी कही और सब लोग ये कह रहे हैं बराबर। अभी विक्रम सिंह जी भी इस बात को कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है और वो बना के रखेंगे तभी आप बेहतर इस तरह से लड़ाई को लड़ सकते हैं। मैं आ रहा हूं जमाई साहब, आ रहा हूं आपके पास। जब जमाई साहब आ रहा हूं, आप कोई सलाह देना चाहेंगे बचने के लिए खासों से? मैं आ रहा हूं जमाई साहब। अभी सोशल डिस्टेंस जब रखोगे आप, घर में बैठे बैठे तिल मिला जाओगे, इसलिए मैं कहूँगा प्राणायाम करिए और थोड़ी देर बैठ के ध्यान करिए। आसन, प्राणायाम और ध्यान करेंगे तो आपको बहुत खुशी मिले, अंदर से प्रसन्न होंगे। इतना ही नहीं, आपके शरीर में रोग निरोधक शक्ति भी बढ़ती है। हाँ? साथ ही साथ अल्कलाइन पानी आपको पीना चाहिए, माने नींबू पानी, पानी में थोड़ा नींबू रस डाल करके पीजिएगा। चीनी मत लीजिएगा, चीनी से हमारा रोग निरोधक शक्ति कम होती है, ऐसा पाया गया है। ये करें, फिर आप देखोगे जब भी कोई व्यक्ति कुछ अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, कोई सृजनात्मकता उनमें दिखती है, वो एकांत में बैठ के ही उसको कर पाए, वो एकांत में बैठ के ही कर पाए। अब इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, बॉलीवुड के गाने हैं और बॉलीवुड के मूवीज़ है या भजन है या गज़ल है, ये सब किसने लिखा, कब लिखा? जब लोग अपने आप में बैठे, एक शांत जगह बैठे, अकेले बैठे, तभी ना ये सब लिख पाए। अच्छा, ये जो समय है ये एक दिन में शायद नहीं चलेगा, वो आपको और एक हफ्ते तक करना पड़ेगा, है ना। इस करने से आपका मन भी शांत होगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप में सृजनात्मकता बढ़ेगी। यही समय है। जो चीज़ें आप समझते थे ये नहीं कर पा रहा हूँ समय का अभाव के वजह से, अब वो सब आप कर डालिए बैठ के। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नीचे पट्टी चल रही हो, 674 लोग और मरे। बड़ा दुखद है कभी कभी, जिसकी तरफ से अभी कुछ देर पहले विक्रम सिंह जी कह रहे थे अवसाद की तरफ भी लोग बढ़ेंगे, वो भी लग रहा है। बहुत चीज़ें कभी कभी लगता है, परेशान होते हैं, घबराते भी हैं। लॉकडाउन की घोषणाएं हो रही हैं, उसके बाद कर्फ्यू की भी घोषणा हो रही है कि यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया, यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया। कोई सुझाव, कोई बात जिसको शेयर करना चाहें ऐसे मुश्किल हालात में? आ रहा हूं शोएब साहब, आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा, सुन लेते हैं पहले जी। देश के हर राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया लॉकडाउन का, बहुत ये अच्छा है। लोग सब अपने घर पे रहें, एकांतवास करें थोड़ा सा, और इस बीमारी को मुकाबला करने के लिए यही एक रास्ता अभी। थैंक यू, बहुत बहुत आपने जो बताई है वो गौर करने लायक है जी। आप अब शोएब जमाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऑफ कोर्स बताइए। देखिए प्रतीक जी, हमारी कम्युनिटी के भी करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं और वो भी शायद अवसाद को और डिप्रेशन को महसूस करते होंगे या फिर बड़ा मुश्किल होता है वो घर पे रहने की। मैं उनसे भी यही सलाह देना चाहता हूं कि देखिए ये वक्त इंट्रोस्पेक्शन करने का है, सोचने समझने का है कि हमने अपनी फैमिली वैल्यूज को कितना वक्त दिया और कितना नहीं दिया है। दूसरी बात ये है कि रोजा, ये साइंटिफिकली पाया गया है कि जो रोजे रखते हैं उसमें जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ती। तो रोजा रख सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकते हैं, कुरान पढ़ें और चीजों को, जो पुरानी चीजें आपकी आदतें छूट गई है जिसको आप बचपन में बड़ा एंजॉय किया करते हैं, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। अपने माँ बाप की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करें। तो मुझे लगता है कि ये वक्त इतना खूबसूरत। शोएब जमाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शोएब जमाई साहब एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं। आप रोजा रखें, आप पूजा करें, आप आराधना करें, आप चर्च जाएं, आप गुरुद्वारे जाएं, कहीं जाएं आप, लेकिन इस वक्त बराए मेहरबानी घर में रहें, क्योंकि आराधना के लिए या पूजा के लिए या अल्लाह को याद करने के लिए एक थोड़ा सा एकांत, थोड़ा सा एक कोना ऐसा चाहिए
जहां पे आप कह सकें, और इस वक्त की जो वक्त है उसकी नजाकत को समझें और घर पे रहें। और सरकार की इस तरह से ना तो मदद होती है, मदद आप अपनी भी करते हैं और अपने पड़ोसी भी करते हैं और मुल्क की भी करते हैं, क्योंकि आज इसी की सबसे ज्यादा जरूरत। लेकिन अब वक्त है आर पार में, और प्रीति रघुनंदन होगी आपके साथ।